कोई भी आपको सफलता मिल जाए तो आपके सर पे नहीं चढ़नी चाहिए। आप हमेशा विनम्र रहिए, लोगों के साथ मिलिए-जुलिए, अनअप्रोचेबल ना बन जाइए कि नहीं आपने तो चश्मा लगा लिया काला और आप निकल रहे हैं, किसी को देख नहीं रहे हैं, नहीं। आप सबसे मिलते-जुलते रहिए, अप्रोच रखिए लोगों से और रही बात हमें एक्सप्लोर करने की, तो वो हमेशा जैसे ब्रह्मांड हर एक क्षण बढ़ रहा है, हम भी उसके साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे लेकिन अच्छी सोच के साथ। बिल्कुल, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया कि मेरी लाइफ में भी डिसिप्लिन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पहली चीज़ तो आप अपने आप को, अपने काम को टाल-मटोल करना बंद करिए। जो काम आपको दिया गया है, वो कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे देखिए कब। बात तो वो बात सोचिए कि जो काम आपको दिया गया है, आप तुरंत करिए। तुरंत करिए। आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करिए जी, कि ये काम इतना ज़्यादा है, तो इसको आज करेंगे, इसे कल करेंगे, इसे परसों करेंगे, जी, उसको डिवाइड कर लीजिए आप। जी, इसलिए कहते हैं कि एक अच्छे गुरु को अच्छा शिष्य मिल जाता है, तो आप साइयों से रुकना नहीं है। जी, तो कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी सर। तो ये कोशिश आपको हमेशा ज़िंदा रखेगी और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, जी, देर मिलेगी, कुछ और समय भी लग जाएगा, जी। लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति को मरने ना दें। मैंने काम करते रहें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो कविता सर ये थी कि दूध के धुले, कीचड़ से लिपट, गाय को दे चारा, सांप की लेकर बट, सुलझी सहजी जुल्फें हैं, तो नकाबों से हट, शतरंज के दांव में सब खेले कबड्डी, हो खून से लथपथ, अपने पाले पर झपट, नीच अधम का जंजाल, कलयुग में तो किसे संवारे, हो जा पाताल के प्यारे, हो जा पाताल के प्यारे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। हम हैं ब्रजेश राजभर, कलाकार आप जबर फनकार। तो दोस्तों, आज हमारे गुरुदेव जो कि एक टीचर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और एक बहुत ही अच्छे हम्बल इंसान हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हमारे डियर माननीय सर्वश्री सुधांशु पुनीत जी आज द जबर पॉडकास्ट में आए हुए हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। तो गुरुदेव आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे द जबर पॉडकास्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रजेश और पूरी जबर फनकार की टीम, द जबर पॉडकास्ट की टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ मैं। अ, मेरे लिए कोई भी बात कहना बहुत कम होगा जी सर। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपनी यात्रा शुरू की, जी, ठीक वैसे ही देखा जाए तो आप सब लोगों ने भी यात्रा शुरू की। तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि आप सब लोगों ने भी मिलकर अपनी जो इच्छा है, जी, वो कभी खत्म नहीं होने दी। तमाम चुनौतियाँ आईं और उस चुनौती के साथ आगे बढ़ते गए और इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छे गुरु को अच्छा शिष्य मिल जाता है। तो आप सब उस काबिल हैं और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, जी, जो भी इस जबर पॉडकास्ट को देख रहे हैं जी, और जो भी द जबर फनकार की टीम के जितने भी दर्शक हैं, उन जी, सब से मेरा यही कहना होगा कि आप लोग भी कभी जी, अपना जो इच्छा शक्ति है, जी, उसे मरने ना दें। लगे रहें, कोशिश करते रहें और कठिनाइयाँ तो जीवन में आती रहती हैं, बिल्कुल। लेकिन उस कठिनाइयों से रुकना नहीं है। जी, तो कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी सर। तो ये कोशिश आपको हमेशा ज़िंदा रखेगी और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, जी, देर मिलेगी, कुछ और समय भी लग जाएगा, जी। लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति को मरने ना दें। मैंने काम करते रहें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सर मेरा प्रश्न तो कुछ और था, लेकिन अभी आपने कहा इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जब हमारी मरने लगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना कि इंसान को अपने वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए। जी, क्योंकि हम लोग इस बात को लेके बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा जी, या हमारे पाश्चात्य में क्या हो चुका है, भूतकाल में क्या हो चुका है जी, और हम इसी चिंता में लगे रहते हैं और अपने हम वर्तमान को जी नहीं जी, पाते हैं। तो अगर आपको अपनी इच्छा शक्ति को ज़िंदा रखना है, जी, तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपके आस-पास चीज़ें हैं, उनका जी, धन्यवाद दीजिए। जी, आपका ये हाथ, आपका ये पैर, जी। आपका ये शरीर, हमने कभी इसको धन्यवाद नहीं दिया है। नहीं दिया, सही बात। क्योंकि जब तक ये सब कुछ चल रहा है, चलो, हमें लगता है ये तो हमारे हैं। हाँ, ऐसे ही लोग भी होते जी, हैं, ऐसे ही रिश्ते भी होते हैं, जी, ऐसे ही प्रेम भी होता है। हमें हर एक चीज़ के लिए जी, धन्यवाद धन्यवाद। ज्ञापित करना चाहिए।
और आपकी इच्छा शक्ति तभी जागृत होगी क्योंकि आप हमेशा निराशावादी सोच लेकर बैठे रहेंगे तो निराशा तो फैली हुई है। आप हमेशा ही जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो एडिटिंग करते हैं, कहते हैं ना ये जो हमारा शॉट है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ऐसा ही जीवन है। आप अपने जीवन को ही बिल्कुल एडिटिंग की तरह समझिए। मतलब जो चीज अच्छा जो हो उसको रखो बिल्कुल और जो चीज खराब हो उसको हटा दो। उसको हटाइए। आपकी इच्छा शक्ति हमेशा जिंदा रहेगी। एक अच्छी लेवल के आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और तमाम चीजें। ये जो आपके अंदर इतना चीज है, आप इसको फेस कैसे करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे जीवन से जुड़ा बहुत अच्छा सवाल है ये। दरअसल देखा जाए तो हर इंसान अपने जीवन में अलग-अलग रोल प्ले करता है। जी, जैसे आप किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, जी, किसी के दोस्त हो, जी, किसी के पति हो, ऐसे तमाम तरीके के रिश्ते हमें जीवन भर में निभाने होते हैं। बिल्कुल। विलियम शेक्सपियर ने एक लाइन कही थी। जी, विलियम शेक्सपियर जो कि बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। जी, उन्होंने लिखा था, "ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी आर merely a player, we all are playing just our part." तो ये पूरा जो समाज है, ये पूरी दुनिया है, जी, ये एक रंगमंच है जी, और हम इसके प्यादे हैं। हम यहाँ पर आते हैं और अपना रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने इस चीज को बहुत ही सीरियसली लिया जी, और मैंने भी अलग-अलग रोल प्ले किए। जी, हो सकता है कि मैं किसी एक चीज में बहुत अच्छा नहीं हूँ, बिल्कुल। इस चीज को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। जी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर जी, मेरे अंदर ये काबिलियत है जी, कि मैं कई तरह से चीजें कर सकता हूँ, जी, तो मैं उसे करता हूँ। मैं एक अच्छा बेटा बनने की भी कोशिश करता हूँ, मैं जी, एक अच्छा भाई बनने की भी कोशिश करता हूँ और अगर कला की बात होती है, जी, तो मैं कला में एक प्रोड्यूसर बनना भी चाहता हूँ जी, कि अगर मुझे लगता है कि ये काम अगर मैं पूरी तरीके अपने हिसाब से करूँ, जी, तो मैं उसे करूँगा। जी, कहीं मुझे एक्टिंग करने का मौका मिले तो मैं एक्टिंग भी करूँगा, गाने का मौका मिले तो मैं गाऊँगा भी, लिखने जी, का मौका मिलेगा तो लिखूँगा भी। तो मुझे अगर ये चीज़ प्रदत्त है, जी, तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस रोल से जो मैं जी, अलग-अलग तरीके का किरदार निभाता हूँ, जी, उससे मैं लोगों के बीच में और अपने बीच में जो थोड़ा-सा भी जो गैप है, जो वॉइड है, जी, जो निर्वात है, जी, उसको अपनी काबिलियत से मैं भर सकता हूँ। तो मैं इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अलग-अलग तरीके से काम करूँ। शायद मैं उस एक कह सकते हो कि एक उक्ति पर चलता हूँ जी, कि मास्टर ऑफ ऑल, जी, जैक ऑफ नन। कि मैं हर चीज़ में मास्टर करने का प्रयास करता हूँ कि मैं जी, हर चीज़ करूँ और मैं किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कई चीज़ें कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं वो करता हूँ सब। तो जैसे कहने का मतलब यही है जो हमारा जीवन है, ये एक रंगमंच है बिल्कुल, और हम इसके प्यादे हैं, लेकिन जो कलाकार है, उसी चीज़ को वो मंचन के द्वारा या वीडियो के माध्यम से वो कर रहा है, बिल्कुल। यही चीज़ है। तो आपका बचपन कैसा रहा? बचपन मेरा बहुत ही मनोरंजक रहा और बहुत अच्छा सवाल है ये और मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट में पहली बार मैं आया हूँ, जी, तो मैंने अपने जीवन के बारे में कभी किसी को इस तरीके से पॉडकास्ट में नहीं बताया जी, और ये मेरे लिए खुशहाली भरा है कि मैं अपने स्टूडेंट से, अपने शिष्यों से मैं ये बात साझा कर रहा हूँ। जी, तो मेरा बचपन जो है वो मेरे नाना जी के आश्रम में बीता। जी, मेरे नाना जी ने जो कि उर्दू के और इंग्लिश के ज्ञाता थे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि मैं इसे उर्दू और इंग्लिश तो मैं सिखाऊँगा ही, जी, लेकिन ये अपनी संस्कृति को समझ पाए, जी, इसलिए उन्होंने मुझे सरस्वती विद्या मंदिर जी, में यानी कि सरस्वती शिशु मंदिर जो उनका छोटी शाखा होती है, जी, उसमें मेरा उन्होंने एडमिशन कराया, जी, ताकि मैं कल्चर को समझ सकूँ, हमारी जी, भारतीय संस्कृति को समझ सकूँ। जी, तो उससे मेरी जो हिंदी और संस्कृत की पकड़ थी, जी, वो काफ़ी अच्छी बनी। जी, तो उनका हमेशा से ये कहना था कि अगर इंसान अपनी भाषा पे कंट्रोल रखे, जी, अपनी भाषा पे उसने अगर महारत हासिल कर रखी है, जी, तो वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। जी, और उन्होंने इस बात को सिर्फ कहा ही नहीं, जी, करके दिखाया। तो मेरे बचपन में मेरे नाना जी, आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरी माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरी मासी का बहुत बड़ा योगदान रहा और जी, मेरे परिवार में जितने भी लोग थे, जी,
उनका योगदान रहा कि किस तरीके से मैं अपनी बात को रखूं। जी, तो मेरे बचपन में सरस्वती विद्या मंदिर का बहुत बहुत प्रभाव रहा, जी, मेरे आचार्यों का बहुत प्रभाव रहा। मैं उनकी शैली को समझ पाया, संस्कृति को समझ पाया जी, और मुझे जो स्टेज शो करने की जो आदत पड़ी, जी, वो मेरी माताजी से पड़ी क्योंकि मेरी माताजी हमेशा कहा करती थी कि तुम्हें ये गाना गाना है, जी, तुम्हें ये गीत गुनगुनाना है। जी, तो मैं हमेशा उनके पास वो चूल्हे के पास बैठती थी, जी, खाना बनाती थी और मैं उनके पास बैठ के अपने गाने की लाइन दोहराया करता जी, था। तो मुझे वो ठीक करती थी जी, कि तुम ये शब्द नहीं ठीक बोल रहे हो। जी, तो वो जो ठीक करने की जो आदत है, जो गलतियों को सिर्फ छिपाया नहीं गया, जी, गलतियों के बारे में बात किया गया, वो मेरे बचपन की बहुत बड़ी सीख है। जी, और ये सीख मुझे लगता है कि सभी को सीखनी चाहिए जी, ताकि हमारे जो बचपन से जो हमारा निर्माण होता है, जी, जो आजकल के बच्चे भी हैं, जिसको जी, हम जेन ज़ीज़ कहते हैं जी, और जिसको हम अभी अल्फा जनरेशन बोलते हैं। जी, अगर हमने अपने बचपन में क्योंकि हम मिट्टी के ढेले की तरह होते हैं, जी, जिस तरीके से आप उसको ढाल देंगे, जी, वो वैसे ही शेप ले लेता है। तो मेरे बचपन में बहुत काम किया, मेरे लोगों ने बहुत उस पे सपोर्ट किया जी, और जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे अपनी संस्कृति से लगाव बढ़ता गया। मेरे अंदर लिखने की भावना आई क्योंकि जी, मेरे नाना जी बहुत पढ़ते थे, तो उनकी किताबों का मैं अध्ययन करता था। रशिया की किताबें पढ़ता था मैं, रशिया की जो लिटरेचर थे वो पढ़ता था मैं। जी, जर्मन के बारे में पढ़ता था मैं जी, और साथ में जो हमारे भारत में जितने भी तरह के शासक हुए, उनके जी, बारे में पढ़ता था। तो वो लगाव-सा बढ़ता गया मेरे जीवन में जी, और जैसे ही मैं वहाँ से विद्या मंदिर से निकल के मैं और बड़े स्कूल में दूसरे स्कूल में गया, जी, डॉक्टर अशोक स्मारक का नाम लोग जान लें। जी, डॉक्टर अशोक स्मारक स्कूल था। वहाँ पे भी मुझे मेरे एक शिक्षक मिले जो मेरे प्रधानाचार्य जी, थे जी, स्वर्गीय राजेश सिंह जी। जी, उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने मुझे बहुत जगहों पे परफ़ॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित किया। जी, तो मेरे जीवन में इन चीज़ों का बहुत प्रभाव रहा। जी, मैंने कभी भी कला को ये नहीं समझा कि बस मेरे लिए परफ़ॉर्मेंस है। जी, उसको मैं अपने जीवन की तरह जीता रहा। जी, लिखने का भी शौक था मुझे। मैं जब 6ठी कक्षा में था तब मैंने पहली कहानी लिखी थी। अच्छा, जादुई कुआँ मैंने लिखी थी कहानी, जी, जिसमें एक गाँव में किसी बच्ची को मार के जो है वो कुएँ में फेंक दिया गया था। जी, तो मुझे लगा था कि ये जो कहानी है, ये जो बात है वो कितनी दुखदाई है, कि लड़कियों का जन्म इस तरीके से लिया जा रहा है। तो मैं कक्षा 6 में था मैं, जी, 6th क्लास में था मैं और मैं तब मैंने वो कहानी लिखी थी। मैंने जी, अपने लोगों को दिखाई और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि एक फ़िल्म आई थी फंटूश। जी, तो फंटूश मूवी में क्या होता था कि वो दीवार के उस तरफ एक दुनिया होती थी जी, और मैंने वो कहानी पहले लिख ली थी। अच्छा, जब मैंने वो कहानी पहले लिख ली थी और जब मैंने वो देखा अरे! मैंने कहा इस पर पिक्चर बन गई। जी, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि यार मैंने तो ये चीज़ पहले सोची थी। हालाँकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं लेकिन मैंने वो कहानी सोची थी, लिखी थी, अपने दोस्तों को बताई थी कि जी, ऐसी-ऐसी कहानी और जब उनको लगा अरे यार ये तो कहानी सच में बन कहानी गई, सच में ये मूवी बन गई। तो मैं खेल-कूद में रहता था लेकिन जी, साथ में मेरे 2 भाई जी, हिमांशु, दिव्यांशु जी, उन दोनों के साथ मैं एक तरह से ये आप उनको टॉर्चर बोलो या जैसे भी बोलो उनको मज़ा भी आता था जी। कि मैं उनसे कहता था कि मैं ना फ़िल्में बनाऊँगा। मुझे लगता है उनको मज़ा नहीं सज़ा ही आता है, क्योंकि बड़ा भाई बोल रहा है तो करना है। नहीं लेकिन उनको बाद में बहुत मज़ा आया। जी, तो मैं जब भी कोई हम लोग क्रिकेट खेल लें या जी, कुछ भी ऐसा गेम खेलने के बाद हम लोग बोलते थे कि देखो ना मैंने कुछ कहानी लिखी है, जी, लेकिन मैं करूँ किसके साथ? कर दीजिए। तो हम लोग ना एक कमरे में जाके परफ़ॉर्मेंस करते थे जी, और मैं उनको बोलता था कि मैं हमेशा विलेन बनूँगा, तुम लोग हाँ, हमेशा हीरो बनना। और उस तरीके से मेरा बचपन रहा तो मैंने अपनी कहानियों को लिखा, अपने भाइयों के साथ जब कभी छुट्टी होती थी मेरे चचेरे या मेरे मौसेरे भाई-बहन भी आते थे, जी, तो मैं उनके साथ भी वो खेल खेलता था कि मेरी कहानी में हाँ, परफ़ॉर्म करो। जी, और रामलीला हमारे गाँव की रामलीला होती है, जी, जो कि मेरा गाँव सबराहत शाहगंज में है। जी, वहाँ पे रामलीला होती है, बहुत ही प्रसिद्ध रामलीला है वहाँ की। जी, 1950 से चल रही है वो रामलीला। 1950 हाँ, मेरे बाबा, दादा और उनके पुराने लोग सब तब से जी, रामलीला कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी जब हम परफ़ॉर्म करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जी, वो मेकअप करना, वो सजना, वो लाइन्स याद करना, उसको बोलना। तो मुझे हमेशा से ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। जी, तो मेरा बचपन इसी तरीके से रहा और इसी आशा में रहा कि मैं आर्टिस्ट बनूँगा। लेकिन कैसे बनना है, ये कुछ नहीं पता। जो मैं करना चाहता था बचपन में, मैं वो कोशिश करके खुद ही करता था। और आई थिंक जो मुझे प्रोड्यूसर बनने का, जो अलग-अलग किरदार करने का जो आपने सवाल पूछा, जी, वो इसी में उसका आंसर छिपा हुआ है जी, कि अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिलती थी, तो मैं वो खुद ही कर लेता खुद ही था। कर लेते।
सही बात। मुझे कभी भी संसाधनों का मैंने रोना नहीं रोया जी, कि मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मेरे पास तो माइक नहीं है। जो भी है मेरे पास, अगर एक ज़मीन पे भी मैं बैठा हूँ, मैं उस कहानी को लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अपनी कहानी को परफ़ॉर्म कर सकता मतलब जहाँ भी हम बैठे, वहाँ के राजा हम हैं, कुछ भी हूँ। कहीं भी बिल्कुल, तो शुरू हो जाए। बिल्कुल और यही बात है जो जिजीविषा की बात की मैंने, जी, इच्छा शक्ति की बात की मैंने। आपकी इच्छा शक्ति इसी बात से जी, निर्भर करती है कि आप हर बात के लिए नेगेटिव नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। आप पॉज़िटिव रहिए, जी, एनर्जेटिक रहिए कि जी, आपके अंदर ताकत है, आप कुछ भी कुछ कर भी कर सकते हैं। सकते तो ये मेरा हैं। एक और जैसे ये अम्बेडकर नगर में ऐसा कोई संस्था नहीं जहाँ से कोई एक्टिंग सीख सके। आपके समय से लेकर अभी तक ऐसा कुछ है नहीं यहाँ। लेकिन आपके मन में कहाँ से विचार आया कि अम्बेडकर नगर को दिल्ली का टूर करना चाहिए? अ, ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। जी, मेरे जीवन में एक और इंसान की एंट्री होती है, जी, अजय जी नाम है उनका, अजय श्रीवास्तव जो जी, मेरे दूर के मामा जी भी लगते हैं। जी, वो एक बार यहाँ पर आए जी, और यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, तुम बाहर निकलो। जी, तुम यहाँ पढ़ा रहे हो, मैंने यहाँ पर शिक्षा भी दी लोगों को। जी। रेडिएंट स्कूल में पढ़ाया अच्छा, मैंने। रेडियंट इतना बड़ा विद्यालय, आप वहाँ पे टीचिंग भी करते हाँ, मैं रेडिएंट स्कूल में पढ़ाता था और मेरा इंटरव्यू गौरव सर ने लिया था। हैं? जी, मैं वहाँ पढ़ाया लोगों को, जी, बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद फिर मैं तक्षशिला अकेडमी में भी पढ़ाया, वहाँ भी मैं फिज़िक्स ही पढ़ाता था। जी, तो जब मैं वहाँ पढ़ाता था तो बच्चों से जो रिस्पॉन्स मिलता था ना, बच्चों का मैं चहेता बन जाता था। अच्छा, तो मुझे ये समझ में ना आया, लोगों को लगे कि भाई ये क्या है? पढ़ा तो ये फिज़िक्स भी रहा है और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, हाँ, लेकिन अलग क्या है? अलग से। मुझे लगता है मेरे बताने का तरीका, हाँ, वो थिएटर को ना समझते हुए भी मैं समझते थिएटर को प्रेज़ेंट करता था, हैं। वो लोगों को बहुत ही पसंद था। जी, तो मैंने वहाँ से जब मामा जी ने मुझे बोला कि तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, जी, वहाँ से मैंने अपना सामान पैक किया जी, और मैं चला गया। जी, तो पहले मैं गया पुणे, पुणे, तो पुणे जाने पर मुझे लगा कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ क्योंकि जी, मुझे चारों तरफ से हमेशा लगता था कि यार क्या करूँ मैं इस जी, पुणे में जाकर मुझे लगा कि मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। जी, चारों तरफ रास्ते बंद लग रहे थे मुझे। फिर वहाँ पे मैंने एक बीच पर बैठा और बीच पर बैठ के मैं बहुत रोया, हुँ, बेइंतहा रोया हुँ, और मैंने एक कविता लिखी। हुँ, उस कविता का निर्माण किया और वो कविता मैंने पहली बार अपने लिए लिखी। दूध के धुले कीचड़ से लिपट, गाय को दे चारा, सांप की ले करवट, सुलझी सहजी जुल्फें हैं तो नकाबों से हट, शतरंज के दांव में सब खेले कबड्डी, हो खून से लथपथ अपने पाले पर झपट, नीच अधम का जंजाल कलयुग में तो किसे संवारे, हो जा पाताल के प्यारे, हो जा पाताल के प्यारे। सर, "खोजा पाताल के प्यारे", ये आपने जो कहा ये सच में स्वर्णिम सा लग रहा है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि मुझे लगता था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था जी, कि धरती, आसमां जी, ये सब मेरे लिए नहीं है। जी, मुझे अपना रास्ता कहाँ मिलेगा? तो मुझे लगा कि अगर मैं पाताल का बन जाऊँ, जी, तो शायद मुझे उसका जवाब मिल जाए। जी, क्योंकि धरती और आसमान में मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा था। जी, तो अगर तुम पाताल का प्यारा हो जी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप कितने भी ज़्यादा आपको ऊँचाइयाँ मिल जाएँ या आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा हो, जी, आप पाताल से जुड़ जाइए। अगर बोलते नहीं कि हम कितना इतना अगर सोचते हैं, तो जी, हमें इतना मिलता है। बिल्कुल मिलता है। उसी तरीके से अगर आप इतनी गहराई में रहेंगे, तो आप नीचे कितना गिरेंगे? आप तो जी, पाताल में ही हो। आपको वहाँ से उठ के शायद आसमान तक की जर्नी जीना है। चलिए, तो उस यात्रा को सोच के मैंने ये कविता लिखी थी। सर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इतना आप रोए हुए और इसके बाद क्या-क्या हुआ कि आपको कैसे मौका मिला? क्योंकि सबको मौका नहीं मिलता है, बहुत सारे कलाकार हैं। लेकिन आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कैसे मौका मिला? अब मैं इसको थोड़ा-सा बैक जाता हूँ, जब मैं दिल्ली पहुँचा, जी, तो दिल्ली पहुँचने पर मैं बहुत अब वहाँ से मैं पुणे गया, पुणे से मैं लौट के दिल्ली आया जी, और मैंने कहा था मेरे मामा जी से बात होती थी, तो मैं खोजता रहता था कि यार कैसे भी करके मुझे अपना जीवन यापन तो यहाँ करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं कभी वहाँ नौकरी कहीं 5 दिन करूँ, कहीं 3 दिन करूँ, कहीं 10 दिन करूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, लेकिन उस पोएट्री ने मुझे ताकत दे दी थी जी, और मैं ऐसे ही दिल्ली के संगम विहार में एक
रूम में बैठ के मैं लेटा हुआ था, मतलब बैठा नहीं था, मैं लेटा हुआ था, जी, और उसमें राजेश खन्ना जी का एक गाना चल रहा था। राजेश खन्ना जी का गाना? जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी तो हंसाए, कभी तो रुलाए, जिंदगी आ, कैसी है पहेली, हाय, कभी तो हंसाए, कभी तो रुलाए। और इस गाने में अन्नू कपूर जी ट्रिविया बताते थे कि क्या क्या हुआ, कि राजेश खन्ना जी का जो संघर्ष रहा वो थिएटर के दिनों में उन्होंने दिल्ली से थिएटर स्टार्ट किया। मैं बिल्कुल रुक गया। मैंने कहा क्या राजेश खन्ना जी दिल्ली में थिएटर, मतलब दिल्ली में थिएटर होता है, ये है क्या चीज, कैसे होता है, कैसे करना है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया और मुझे मालूम चला मंडी हाउस के बारे में। अच्छा। और मैं मंडी हाउस पहुंचा, और जब मैं पहुंचा और मैंने देखा कि वहां पर एक शो लगा हुआ है, दो बांके शतरंज के नाम का एक शो था, जी, और मैं वो शो देखने के लिए बैठ गया। जी, फ्री एंट्री थी। और जब वो शो खत्म हुआ, जी, मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। वही आंसू जो मुझे उस बीच पर महसूस हो रहे थे, जी, ठीक वैसे आंसू मुझे वहां महसूस हो रहे थे। जी, मैंने कहा यही तो वो चीज है जो मैं करना चाह रहा हाँ, था। करना था। इतने जीवन भर बीटेक, बचपन, ये वो सब कुछ झंझावतों को झेलते हुए, वो जलती हुई किताबें, जलती हुई कॉपियां, सब कुछ, इसका आंसर वहां मिल जाता। हाँ, मुझे मेरे गुरु मिले, अखिलेश खन्ना जी। मैं अखिलेश खन्ना जी के पास गया, उनका पैर पकड़ लिया, मैंने कहा सर मुझे यही सीखना है, सिखा दो मुझे आप ये। उन्होंने कहा ठीक है, आना कल, आना आराम से मिलना, बात करते हैं। उन्हें लगा कोई दर्शक होगा ऐसा, लेकिन मैं दर्शक नहीं था, मैं कलाकार था, कलाकार था, मुझे करना था वो। करना था। मैं अगले दिन पहुंच गया, जी, सर के हाथ जोड़ा, मैंने कहा सर जैसा भी है मुझे, सर मुझे सीखना है। हुँ, उन्होंने कहा ठीक, सीख लो। कुछ पैसे लगे, मैंने अपने दोस्त से पैसे मांगे। मेरा दोस्त नितेश है, बहुत सपोर्ट किया उसने मुझे। उसने कहा तू कर, मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ, और धीमे धीमे पैसे दे देना, वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने वो जमा किया फीस, और मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था, अच्छा, किसी को नहीं बताया मैंने। हाँ, मैं कि भाई बस, अब करने मैं जा अब रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि जो होगा देखा देखा जाएगा, मैं जाएगा। करता हूँ। और मैंने बस अपना कदम थिएटर में रख दिया। थिएटर में रख दिया, मतलब कि ये था कि अब मुझे जो है इंजीनियर नहीं बनना है, एक आर्टिस्ट बनना आर्टिस्ट बनना, मैंने जॉब भी बहुत ट्राई किया, है। जी, किसी जगह मैंने 1 हफ्ते काम किया, कहीं 2 दिन काम किया, लेकिन मुझे जी, लगा कि मैं इसके लिए नहीं बना इसलिए हूँ। नहीं मुझे लोगों से मुखातिब होना है, मुझे बात कहनी है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे स्टेज, बना। जब वो बुलाते थे ना कि और अब परफॉर्म करने जा रहे हैं सुधांशु, मुझे वो सुनना था। अब चाहे इसको आप सेल्फ ऑब्सेस्ड कहिए, चाहे सेल्फ जी, एम्बिशियस कहिए, मुझे अच्छा लगता था अच्छा स्टेज लगा। पे परफॉर्म करना। मैं पहुंच गया, और मैंने वीकेंड थिएटर शुरू किया श्री राम सेंटर पे। वहां से मुझे मौका मिला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तैयारी करने का। जी, तो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जुड़ के काम किया, कई सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, और जब उन लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ मैंने जब काम किया, जी, तब मुझे मालूम चला कि यार कितना कुछ है सीखने के लिए। जी, लक्ष्मी रावत जी थे, उनसे मैंने बहुत सीखा, एम के रैना सर से बहुत सीखा, और देवेश निगम सर थे, उनसे बहुत सीखा, जी, राजेश तिवारी, पंकज सर, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे मेरे जीवन में आए, जी, जिसके थ्रू मैंने एक्टिंग को सीखा। जी, और मुझे लगा कि किस तरीके से आप अपने अंदर के इंसान को सच्चाई की तरफ मोड़ेंगे आप। हुँ, अखिलेश सर मुझे कहते थे कि बेटा, अगर तुझे अच्छा आर्टिस्ट बनना है ना, जी, तो अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और मेरा ये सबसे कहना है जी, कि सच में अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जी, तो आपका अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। जे तो नीचो हो चले, ते तो ऊंचो हो, ये कबीर दास ने कहा है। जी, कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आपके अंदर उतनी विनम्रता होनी हुँ, चाहिए। जी, जो भी लोग ये छोटी मोटी चीजों से गौरवान्वित से ज्यादा वो घमंड में आ जाते हैं, अरे ये सब क्या है, कुछ नहीं है मेरे सामने, ऐसे लोग सिर्फ 2-4 दिन के होते हैं। जो लंबे परफॉर्मर होते हैं, जो लंबे समय तक अपने आप को रेलेवेंट रखते हैं, वही लोग बहुत इतिहास रचते भी हैं और बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। तो मैंने वो चीज़ सीखा, जी, और आर्ट को जितना हो सका मैंने समझा, पढ़ा, बहुत सारी किताबें। तो मेरे सर ने बोला, और जब मैंने लोगों को देखा कि भाई ये तो लोग बहुत आगे हैं। जी, मैं बीटेक करने के बाद, इतना समय कर बिताने के बाद तब यहाँ पहुँचा हूँ। जी, मैंने कहा मैं कैसे इनके बराबर भी पहुँच पाऊँ? जी,
तो मुझे लगा सिर्फ एक चीज़ है, जी, वो है ज्ञान। किताबें पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो और बहुत सारे नाटकों को देखो, बहुत सारी फ़िल्में देखो, बहुत सारे शॉर्ट फ़िल्म देखो, डॉक्यूमेंट्री देखो, जितना हो सके अध्ययन करो और प्रयास करो उसको। मैंने वही किया और उसी तरीके से मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, श्री राम सेंटर में और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में, भारतीय नाट्य अकेडमी में, ऐसी बहुत जगहों से मैंने सीखा और उसके बाद फिर मुझे अलग-अलग डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, अलग-अलग प्लेस करने का मौका मिला। मैंने एसिड नाम का एक प्ले लिखा था, इससे बाद में मूवी भी बनी थी एक। हालाँकि उनकी कहानी अलग थी थोड़ी उससे, छपाक मूवी जो आई थी वो भी उसी पे थी, लेकिन उसके पहले लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर मैंने वो नाटक किया था, उनके सामने उनकी जो टीम थी, शिरोज़ उनकी टीम थी, वो पूरी बैठ के मेरी परफ़ॉर्मेंस को देखी थी वो। तो इस तरीके से जर्नी रही और जब मुझे लगा कि यार इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं जैसे ही वो मैं ऑफ़िस में काम भी करता रहा, लेकिन वो ऑफ़िस में रहते-रहते भी मुझे हमेशा से होता था कि बस अब शाम होने वाली है, अब थिएटर करूँगा मैं, मज़ा आएगा। अब मेरी ज़िंदगी में मैं खाना कब खाऊँगा, मैं खाना बनाऊँगा कब, मैं कैसे रहूँगा, कैसे जाऊँगा, कुछ भी नहीं याद रहता, जी, सिर्फ़ थिएटर। मैंने वही जिया। सर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, ऑफ़िस देख रहे थे और ऑफ़िस के साथ में थिएटर कर रहे थे। दोनों चीज़ों को आपने कैसे बैलेंस किया? दरअसल मैंने बताया कि मेरे लिए थिएटर हमेशा से फुल टाइम था। ये आपके दिमाग में होता है। लोग ये बात करते रहते हैं, ये फुल टाइम है, ये हाफ टाइम है, ये पार्ट टाइम है। आपके लाइफ़ का जो मोटिव है ना, जी, जो आप करना चाहते हैं, जी, अगर आप उसको सच्चे मन से कर रहे हैं, जी। तो आपको ये हाफ टाइम, फुल टाइम, पार्ट टाइम और कुछ नहीं होता आपके नहीं लिए। जैसे हर कोई मैनेज नहीं कर पाता ना इस हाँ, चीज़ को। मैं वही बता उसी बात पे आ रहा हूँ कि जैसे आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखे होंगे कि कोई पान बेच रहा है बच्चा और वो तैयारी करते-करते उसने आईएएस निकाल लिया। कोई ऐसा है कि जो खेती भी कर रहा है और उसने कुछ बड़ा काम कर दिया। बिल्कुल। तो मुझे लगता था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई मुश्किल ही नहीं आनी चाहिए। जी, संघर्ष जो है वो मेरे अंदर का है। बिल्कुल। मुझे मेंटली बहुत एबल होना पड़ेगा, जी, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि मुझे कैसे भी समय निकालना है। क्योंकि मेरे पास यही समय था। मुझे अपने आप को आर्थिक रूप से भी खुद ही सपोर्ट करना था और साथ बिल्कुल, के साथ मुझे थिएटर भी करना था। बिल्कुल। तो मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं अपना जॉब खत्म करूँ और जॉब से भागते हुए मैं जाऊँ। उसमें बड़ी अच्छी चीज़ होती थी कि मैं अपने बैग में ही लोअर, टी-शर्ट, पैंट ये सब रख के जाता था और सुबह ही खाना बना के ले जाता था कि मुझे पता है कि समय नहीं मिलेगा। मैं फटाफट से ऑफ़िस से निकल के, मेट्रो से निकल के रास्ते में जैसे आऊँ, वॉशरूम में जाऊँ, कपड़ा चेंज करूँ, थिएटर शुरू। तो मुझे कैसे भी करके वो मैनेज करना था। अगर आप मैनेज नहीं करते, तो कोई और नहीं कर पाता आपकी जगह। तो मुझे करना ही था मैनेज। तो मैंने कैसे भी करके उसको मैनेज किया, सीखा, कई बार थक जाता था, नींद आ जाती थी, लेकिन जी, फिर भी मुझे वो जो मैंने शुरू में बात कही, जी, इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को पाने के लिए लालसा है, आपके अंदर वो आग है कि मुझे वो पा के रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे वो करना है। जी, तो आँख जो होती है ना, जी, वो अब्दुल कलाम जी ने कहा है ना कि सपने कभी भी बंद आँख से नहीं देखे जाते। सपने हमेशा खुले खुले आँखों हैं। से देखे जाते हैं। जो असली सपने जो आप पूरा करना चाहते हैं जी, और उसी से आपकी आशाओं को पंख लगते हैं जी, और मैंने वही किया। अपने आप को जिजीविषा अपनी बनाए रखी जी, और मैंने अपने सपनों को हमेशा ज़िंदा रखा। सोते-जागते हमेशा कि मुझे कैसे भी करके थिएटर को सीखना है, इस आर्ट को सीखना है, काम करते-करते सीखना है। जी। तो ये मैंने सीखा। तो काम करते-करते इंसान सीख स्मार्ट एवं दोनों कलेक्टिव क्या है? ध्येयम आर्ट्स एक ज़िद से शुरू हुआ। जिद कौन-सी? दरअसल मैंने 2019 में एक नाटक किया था जी, और उस नाटक का नाम था एंड देन देयर वर नन। जी, अगाथा क्रिस्टी का एक नॉवेल है इसी नाम से जी, और उसको मैंने एडaptation किया हिंदी में जी, और उसको परफ़ॉर्म किया था। जी, लेकिन मैंने किसी और ग्रुप के साथ काम किया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जी, तो मैंने जब उस ग्रुप से काम किया और जब परफ़ॉर्मेंस हुई, परफ़ॉर्मेंस के बाद सब कुछ खत्म हो गया। जी, सब कुछ ऐसा हुआ कि सब चले गए, जी, परफ़ॉर्मेंस तो पूरी हो गई। लेकिन मुझे उसे और करना था, उससे और परफ़ॉर्मेंस बनानी थी मुझे उसके जी, ऊपर। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ? जी, और फिर मैंने एक खुद से वो एक कंपनी बनानी चाहिए। जी,
लेकिन वो कुछ कारणवश नहीं बन पाई वो कंपनी और मुझे किसी पे निर्भर होना पड़ा। लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंदर ये काम तो है कि मैं लिख भी सकता हूँ, मैं गा भी सकता हूँ, मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, डायरेक्शन भी कर सकता हूँ। तो क्यों ना मुझे एक ऐसा कुछ कलेक्टिव बनाया जाए, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा जाए साथ में और जुड़े भी थे लोग मेरे से, जिसके थ्रू मैं अपनी बातें कह सकूँ। तो वहाँ से आइडिया आया ध्येयम आर्ट्स बनने का। और एक कहावत है ना कि जब आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल। तो मैं अकेला निकला था, जी, लेकिन वो कारवां चलता कारवां गया और चलता लोग जुड़ते जुड़ते गए। गए। तो लोग आते गए जी, और जो हमारा वो ध्येय था, जी, जिस ध्येय के लिए मैं बचपन से लड़ रहा था, जी, मुझे वो ध्येय नाम बड़ा अच्छा लगा जी, और उसी ध्येय को मैं आगे बढ़ाता हुआ मैंने ध्येयम बनाया। जी, और जब वो ध्येयम बना, तो मैंने सोचा कि अब इस पे परफॉर्मेंस भी करनी है। जी, लेकिन कोरोना का समय था, मैं वो कर नहीं पाया। जी, वापस मैं अपने घर आ गया, लौट कर अपने अम्बेडकर नगर में आ गया। लेकिन मेरे अंदर वो एक बात तो थी ना परफॉर्मेंस करनी है बिल्कुल। और मुझे मिला हमारा गब्बर गैंग। जी, और मैंने कहा कि ये गब्बर गैंग जो है अगर हमारे साथ जुड़ के यानी कि ध्येयम आर्ट्स भी है, जी, ध्येयम आर्ट के साथ जुड़ के गब्बर गैंग जो कि अब जबर फनकार बन गई है, जी, तो ये सब जब मिल के जी, कुछ बनाएँगे, जी, तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने पहले प्रोडक्शन किया उसका दगाबाज प्रधान का, जी, जो कि ध्येयम आर्ट्स और गब्बर गैंग ने मिलके परफॉर्मेंस किया जी, उसमें और हमने उसको काफ़ी ऊपर तक पहुँचाए भी। तो वो ध्येयम आर्ट्स अंदर रहा। जी, मैंने उससे ऑनलाइन क्लासेस चलाई। ऑनलाइन क्लास पे। जी, ऑनलाइन क्लासेस चलाई क्योंकि कोरोना के समय में मैं ये नहीं सोच के आया कि हाथ-पैर बाँध के बैठ जाऊँ। जी, मैंने इसी के थ्रू बहुत सारी क्लासेस चलाई। जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड जगह के बहुत जगह से बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे। जो इंडिया से गए बच्चे भी हैं, जो उनके आस-पास के बच्चे उन्होंने क्लासेस ली जी, और ऑनलाइन क्लासेस करके मुझे बहुत मज़ा भी आया जी, और जो बच्चे घर में बंद थे उनको भी बहुत मज़ा आया। वो नाम बड़ा चल गया उनके बीच में ध्येयम आर्ट का। लेकिन जब ध्येयम आर्ट्स का नाम चल गया था और जब मैं कोरोना के समय के बाद जी, जब वापस मैं दिल्ली पहुँचा, तो मैं दिल्ली की जगह मैं गुड़गाँव पहुँचा। जी, वहाँ पर मैं गुड़गाँव नगरी में पहुँचा जी, और वहाँ मुझे अपने 2 दोस्त मिले, जी, बहुत ही प्यारे, जो कि पुराने दोस्त थे, जी, लेकिन हम दोनों ने साथ मिलके कुछ काम किया। मेरा एक दोस्त निशांत है, जी, बहुत अच्छा राइटर भी है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है जी, और एक ओम है, जो कि एक डिज़ाइनर भी है, सिनेमेटोग्राफर भी है, एनिमेशन करता है वो। तो सुधांशु, निशांत और ओम, हाँ, ये 3 मिल गए, तो जी, हम तीनों के नाम का जो पहला लेटर है, जी, सुधांशु का एसयू, निशांत का एन और ओम का ओ, जी, तीनों मिलके सुनो बन गए। सुनो, तो वहाँ से बन गया सुनो सुनो, और कलेक्टिव चलो, और कमल भी है उसमें एक जो साथ में बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है, तो जी, हमने उसके का वर्ड को यूज़ किया हमने कलेक्टिव में। कलेक्टिव, तो इस तरीके से वो बना सुनो कलेक्टिव। तो ध्येयम आर्ट्स अपनी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जी, और ट्रेनिंग में काम करता ट्रेनिंग, था और ये तीनों सब मिलके जी, प्लेस करते थे। हाँ, हमने वापस से जो मैंने सपना देखा था एंड जी, देन देयर वंदन करने का वो साकार हो पाया जी, और हमने उसके रिकॉर्ड जी, 18 शोज़ किए। 18 सोच। यस, हमने उसके 18 शोज़ किए। हाँ, तो कभी ऐसा लगता था कि एक सोच नहीं होगा और आज उसी की 18 सोच हो हाँ, रही है। जिसके वही है बल भगवान आपकी सहायता करता है। अगर आपके अंदर वही बात, जी, हर बात का मूल मंत्र यही है, वही है। आपकी जिजीविषा, आपकी इच्छा शक्ति। आपने ज़िंदा रखा उसको, चाहे कोरोना टाइम हो गया, चाहे तंगी की हालत हो गई, आर्थिक तंगी हो गई, सामाजिक अवसाद हो गया, जी, लोगों की अवहेलना हो गई, जी, पैसा नहीं है, तमाम मुश्किलों को झेलने के बाद भी ये जी, आया कि वो करना है और वो साकार हो पाया। जी। जैसे जब आप ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, विदेशों से बच्चे आपसे जुड़े, लेकिन आपके पास कोई ऑफ़िस नहीं था, कोई स्टूडियो नहीं था कि आप जो है क्लास दे सकें। तो आप बता रहे थे कि उस समय जैसे आज हम यहाँ शूट कर रहे हैं नदी के किनारे, तो जो मरघट होता है, जहाँ पे लाश को जलाया जाता है, आपने वहाँ पे क्लास दिया। इसका क्या रहस्य रहा? अ, अरे! कल ऐसा हुआ कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था जी, और वहाँ पे आवाज़ें हो रही थी और मैंने इसके सवाल से पहले एक ये भी चीज़ थी कि क्योंकि घर में जो भी लोग आते थे, जी, अभी अकबरपुर अम्बेडकर नगर में लोग इसके लिए ओपन नहीं होते, अरे! क्या चल रहा है ये? जी, ये क्या नाचने की आवाज़ आ रही है? अच्छा वो लड़का जो आपका नाचता है ना जो वो हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा वो नाच वाली क्लास हो रही है वहाँ पे? तो वो सामाजिक चीज़ें मैं झेल सकता हूँ, मेरे परिवार नहीं झेल सकता। बिल तो मैं घर के बिल्कुल पीछे
एक कोने में जाके मैंने पूरा वहाँ पे सेटअप बनाया, पन्नियों से ढका उसको, काली पन्नी, पीली पन्नी और मेज लगाकर, वहाँ पे मैट बिछाकर, घर का पुराना घर मेरा, 100 साल से पुराना घर। उस घर को मैंने कवर किया और उसमें क्लास लिया। लेकिन जब वो भी टूटने लगा, तो मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन क्लास चल नहीं रही थी। कहते हैं ना वो, शो मस्ट गो ऑन, कि परफॉर्मेंस जारी रहेगी। आपके लिए कोई रुकेगा नहीं। समय, मृत्यु और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करते। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि कोई इंतजार नहीं था। मेरी क्लास लेनी थी, मैंने कहा कहाँ जाऊँ? दिखा मुझे बहुत शांत जगह, एक बरगद थी, मैं वहां बैठ गया और वहां क्लास शुरू हो गई। बैकग्राउंड चेंज, आप परफॉर्मेंस करो वहां पे, क्योंकि वहां पर आपको कोई जज करने वाला नहीं है। वहां पर आपको कोई ये नहीं बोलने वाला था कि अरे क्या कर रहे हो, क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं। और जो थे भी वो बहुत दुख में होते थे वहां पे। तो मैं कहीं भी झिझकता नहीं था। मुझे था कि अगर मैं करूंगा, मैं बोलूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को। तो ये बेकार की बातें हैं, जो लोग हैं वो कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। वाह वाह, सही बात है। तो मुझे यही था कि अगर मैं उनके बारे में सोचता रहूंगा तो मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। मुझे जहां काम करना है, मुझे बिना शर्म के, बिना कोई झिझक के वो काम करना होगा, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। थिएटर करना कोई गलत बात नहीं। जो भी लोग और जो भी पेरेंट्स, जो भी माता पिता जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपका बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, अगर उसके अंदर है वो कला, तो कृपया करके उसको दबाइए मत, उसको उभरने का मौका दीजिए। शायद जितना संघर्ष मुझे करना पड़ा उतना ना करना पड़े, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना इंसान टूट जाता है। अपने लोग ही जब आपका साथ छोड़ देते हैं, तो आप बिल्कुल कटी पतंग की तरह यहाँ वहां घूमते रहते हैं। इसको कोई भी लूट के चला जाए, तो आप तो कोई भी ना लूट के जाए, क्योंकि हमारे सौरभ द्विवेदी जी भी बोले हैं ना, किसी जगह पे शायद आपके काम का रिप्लेसमेंट मिल सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में आपका रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं झिझका नहीं, मैं जहां मुझे हो सका मैंने बिना डर के काम किया, बिना किसी बात को सोचे कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। वो कह रहे थे, वो बोल रहे थे, बोलते रहे, मैं करता रहा। तो ये भी सर, आपका पहला प्ले कौन सा था और आपके दिल के करीब कौन सा प्ले रहा है? अब मेरे जीवन का पहला जो प्ले था, नाटक था जो, वो मैं जब कक्षा पंचम में था, यानी कि 5वीं कक्षा में था, तब मैंने किया था। और उसकी भी कहानी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, क्योंकि मैं विद्या मंदिर में पढ़ता था। विद्या मंदिर की एक छोटी शाखा होती थी जो पंचम तक होती थी। उसमें लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। 6 से लेके 12 तक लड़कियां नहीं पढ़ती थी। तो नाटक था सम्राट अशोक के ऊपर। तो सम्राट अशोक में का नाटक हो रहा था, और हमारे गुरु जी थे, आचार्य जी थे पाठक जी। तो पाठक आचार्य जी ने कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें कहानी में दिखाया गया था कि यहाँ पर सम्राट अशोक अपना हथियार डाल देते हैं कि उसके बाद युद्ध नहीं करेंगे। जिसके सामने हथियार डाले थे वो कलिंग की बेटी थी, पद्मा। अब वो रोल कौन करे? उस विद्यालय में लड़कियां पढ़ती नहीं। तो उनको ये मालूम चला कि सुधांशु नाम का एक बच्चा है जो बड़ा अच्छा गाना गाता है, और वो बोलता भी अच्छा है, सेनापति भी है, प्रार्थना करवाता है वो पंचम में। अगर उसको ला के हम कहीं से भी ये रोल करा दें तो काम हो जाएगा। मेरी आवाज थोड़ी पतली भी थी उस समय, और ये बोल के मुझे बोला गया कि आपको ये रोल करना है। सभी लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, लड़की बनेगा, लड़की बनेगा, लड़की बनेगा। लेकिन मुझे तभी भी ये था कि मुझे रोल करने का मौका मिल रहा है, मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, जो भी हो देखा जाएगा। और मैंने वो रोल किया, मेरे जीवन का पहला रोल, पद्मा का रोल मैंने किया। कलिंग जो कि आज का उड़ीसा है, उसकी बेटी का रोल मैंने किया था। पहला जीवन का पहला थिएटर, पहला एक्टिंग, पहला ड्रामा, पहला प्ले वही था। दिल के मेरे बहुत करीब है वो। और मुझे उसके लिए सन 2002, या बहुत पुरानी बात है, मुझे याद तो नहीं आ रहा वो वर्ष कौन होगा, डीएम साहब वो प्ले देखने आए थे, उन्होंने 800 रुपए का इनाम दिया था मुझे। अच्छा।
और वहां पे किसी और को इनाम नहीं मिला, सिर्फ जी। मुझे इनाम मिला। जी। मेरी मम्मी रो रही थी, जी। अरे यार मतलब क्या ही किया इसने कि जो इतना रोल उसको पैसे मिले और इनाम भी मिला, सम्मान मिला। सम्मान मिला। तो वो मेरे जीवन का पहला रोल देखा जाए तो एक लड़की का, जी। जो कि मैं सारी मर्यादाएं जो भी चीजें थी, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, छोटी जगह, ये वो जी। सबको तोड़ते हुए मैंने जीवन का पहला रोल किया। जी। तो ये मेरा जीवन का पहला रोल था जी। और मेरे दिल के सबसे करीब है मेरा नाटक एंड देन देयर वर नन। वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि वो कहानी जिद से शुरू हुई थी, मुझे वो करना है। जी। मैंने कितनी भी मुश्किलों को झेलते हुए टीम को इकट्ठा किया, बनाया, उसमें मैंने कॉस्ट्यूम भी किया, उसमें मैंने लाइट्स का भी ध्यान दिया, उसमें मैंने लाइन्स का भी ध्यान दिया, हर एक-एक चीज़ को बैठ के बनाया। जब मैं, निशांत और ओम तीनों बैठते थे, एक-एक लाइन को अपने कमरे में परफ़ॉर्म करते थे, कि हम वो कर भी नहीं होते थे। हम एक्टर के लिए खुद ही परफ़ॉर्म कर रहे होते, सीन बना रहे होते थे। अच्छा यहाँ पे ये सीन होना चाहिए, निशांत ये लाइन बोलता, फिर मैं कुछ लाइन बोलता, ऐसे हमने वो सीन बनाया। जी। तो मेरे दिल के सबसे करीब नाटक जो है वो अगाथा क्रिस्टी का एंड देन देयर वर नन। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि ये वाला जो नाटक था आपके दिल के करीब है। जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे तो ऐसा होता था कि आप लिख रहे हैं एक-एक लाइन, आप, ओम भैया और जो निशांत, नितांत सर हैं ये, लेकिन आप लोग खुद जो है करना किसी और को है, लेकिन आप लोग एक-एक करके कर रहे हो। उस चीज़ को फ़ील कर रहे हो, कैसे करना, क्या करना, ये सारी तैयारी। ये तो बैक में होता है ना, पीछे होता है। जैसे आपने दगाबाज प्रधान में हमसे पीछे करवाया। लेकिन जब वही चीज़ स्टेज पे हुआ या इसको छोड़कर कोई और नाटक करते हैं, हम लोग कुछ करते हैं, तो जो हमारे गाँव के लोग हैं, गाँव समाज में ये जो है, आपने कहा ठीक है लोग क्या कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे ना सर वो दर्द होता है, कि नचनिया हैं, ये कर रहे हैं, नाच रहे हैं, फलाने का लड़का नाच रहा है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, ये बहुत दर्द देता है। राइट? जैसा कि आपने पूछा सवाल कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके सीन करता था। एक-एक लाइन बोलना, उसको परफ़ॉर्म करना। इसको बोलते हैं स्टेज परे, एक होता है स्टेज पर। जी। स्टेज परे और स्टेज पर दोनों जो चीज़ें हैं बहुत जुड़ी हुई हैं। जी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। जी। हम उसको सीरियस लेते हैं। जी। लेकिन ये आप पे ही निर्भर करता है कि अगर आप उसको पूरे शिद्दत से कर रहे हैं, तो शाहरुख खान ने भी कहा है ना, अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहें, तो आपको कायनात भी आपकी मदद करती है। तो कायनात मदद करेगी, जी। कुछ समय लगेगा, जी। लोग आपको जानेंगे। आज अपने आप को अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में, जी। बहुत कुछ बदल गया है। बिल्कुल। सब नहीं वैसी बात करते हैं हम, अभी भी कुछ हैं। जी। लेकिन वो है ना कि आपने ऐड देखा होगा जब आप लाइफ बॉय का ऐड देखते हैं, उसमें लेंस लगा के देखता है, सफाई करता है, 2-3 कीटाणु रह जाते हैं हाँ, उसमें। हाँ। तो आप जी। तो वो 2-3 कीटाणु आप मान लीजिए मान लीजिए। कि वो 2-3 कीटाणु हमेशा रहेंगे। हमेशा नहीं। आपको उनके बारे में सोचना ही नहीं है। समझ रहे हैं? फिर 99% ही कीटाणु मरेंगे, हाँ, लेकिन 1% में हो रहेंगे। सकता है वो ना 90% मर जाएँ, जी। 10% रह जाएँ, लेकिन आपको 10% नहीं सोचना उनके बारे में। जैसे कि जो आपके लिए अच्छा है आप उसको सोचिए, जो बुरा है उसको आप सोचिए ही मत। सोचिए। वो 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, कब तक बोलेंगे? जी। वही एक कहावत इंग्लिश में भी कही गई है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कि कुत्ते भौंकते रहते हैं जी। और हाथी मदमस्त होकर चला जाता है। तो आपको वो मदमस्त हाथी बनना है, जी। आपको सोचना भी है कि वो कुत्ता है कि बिल्ली है कि सियार है। आप अपना काम शिद्दत से करिए, वही हम भी करते हैं और वही आप भी करते हैं। आप उसे करते रहिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वही बात फिर से आ गई। तो लोग क्या सोचते हैं अगर आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं, जी। 50 लोग नहीं ले रहे हैं ना, जी। दुनिया बहुत बड़ी है। कुछ लोग तो लेंगे सीरियस आपको और वही लोग आपके 100% लोग हैं जी। और वही आपको हेल्प करेंगे। सर, थिएटर आर्टिस्ट और बॉलीवुड आर्टिस्ट में अंतर क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अ, दरअसल कोई अंतर नहीं है। हाँ, जैसे? जैसे लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया है। जी। जैसे हम लोग, एक होता है पूजा-पाठ करना, जी। एक होता है ढोंग आडंबर करना। जी। तो लेकिन कुछ लोगों की मान्यताएँ हैं ऐसी कि हमें जी। मानना पड़ता है। आपको जी। भी याद होगा कि लोग बोलते हैं कि शुक्रवार को गुरुवार को साबुन नहीं लगाना चाहिए। हुँ। कहते हैं ना, इस दिशा में नहीं जाना चाहिए।
हमें पता है इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं। मानते हैं। हमारी माताजी ने बोल दिया, हाँ। हमारे पिताजी ने बोल दिया, हमारे बड़ों ने बोल बड़ों दिया, ने। हम उसकी बात को मान लेते हैं। ऐसी ही धारणाएँ इसके लिए भी है कि ये थिएटर आर्टिस्ट है, ये फ़िल्म के आर्टिस्ट हैं, ये जो है सीरियल के आर्टिस्ट हैं, ये वेब सीरीज़ के आर्टिस्ट कुछ नहीं, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। आप वही बात है, हर इंसान का अलग-अलग कैरेक्टर होता है, अलग-अलग रोल प्ले करना होता है। अब अगर मैं अभी कैमरे के सामने आपके सामने बैठा हूँ, जी, अगर मैं अपने बहुत तेज़ी से हाथ-पैर चलाऊँ, जी, आपसे टहल-टहल के बातें करूँ, जी, तो मैं इस फॉर्मेट में फिट ही नहीं बैठूँगा। बिल्कुल। मैं तो वही आर्टिस्ट हूँ ना। जी, लेकिन मुझे पता है कि ज़रूरत किसकी है। थिएटर आर्टिस्ट, फ़िल्म आर्टिस्ट, सीरियल आर्टिस्ट वही काम है जितना खाने में नमक का होता नमक। है। ये सबके लिए है ये चीज़ जी, कि आपको लिखा जाता है कि नमक स्वादानुसार, जी, वही ज़रूरत होती है हर तरह के माध्यम की। मानते हैं। अगर आप फ़िल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, जी, तो फ़िल्म में कैमरा आपके चेहरे के पास होता है। आपके अंदर क्या चल रहा है वो दिखाते हैं आप ज़्यादातर। जी, दिखाते आप थिएटर में वही हैं, जी, लेकिन क्योंकि ऑडियंस बहुत दूर बैठी होती है आपसे, बिल्कुल। तो आपको अपने हाथों के जेस्चर से, अपने गर्दन मोड़ने से, अपने आप को मोड़ने से ये चीज़ डेवलप करनी पड़ती है। कैमरा में ऐसा नहीं करना पड़ता। जी, कैमरा में जो फ्रेम लगाया गया, आपको उस फ्रेम में रहना है जी, और उस फ्रेम में रहकर आप जी, अपने अंदर कितना खेल पा रहे हैं। अगर आप हाथ यहाँ से यहाँ भी ले जा रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे वो समझ हाँ, लेगा और यही होता है फ़िल्म और थिएटर एक्टर के बीच में डिफरेंस। यही डिफरेंस है बस कि आपको समझदार होना पड़ेगा। जी, आर्टिस्ट वही होता है। आप ही वो आर्टिस्ट हो जो सुंदरकांड भी कहता है, आप ही वो आर्टिस्ट हो जो जबर फनकार के लिए एंकरिंग भी करता है, आप ही वो आर्टिस्ट हो जो एंकरिंग के साथ-साथ डांस भी करता है, आप ही वो आर्टिस्ट हो जो बैठ के लोगों के साथ चाय पीता है। एक अकेले ब्रजेश का ही 4-5 मैंने रोल बता दिया, जी, तो आप क्या सब में डिफरेंस पैदा करेंगे? नहीं, नहीं, एक ही दिस है। इज़ इंक्लूसिव। जी, ये सब मिला-जुला है। जी, एक इंसान मल्टीपल चीज़ें करता है, उसको उस मीडियम की, उस माध्यम की समझ होनी चाहिए। आपको उस माध्यम की समझ है? जी, अभी जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिए गए हैं जी, कि मुझे यहाँ बैठना है, इतना इतना मोशन करना है, इतना हाथ चलाना है, जी, मुझे पता है कि मैं हाथ बाहर निकालूँगा तो मैं फ्रेम से बाहर हो जाऊँगा। जी, तो वो बहुत सिंपल है। मैं थिएटर करता हूँ, जी, मैं फ़िल्में बहुत कम करता हूँ, बहुत कम करता हूँ मैं फ़िल्में। जी, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ, जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो मैं करता हूँ और और एक सबसे बड़ी चीज़, जी, थिएटर जो है, जी, वो एक्टर का माध्यम है, जी, फ़िल्म जो है, वो डायरेक्टर का माध्यम है। ये डिफरेंस है। डिफरेंस अगर क्यों? क्योंकि आप स्टेज पे हैं, जी, आप जो आपने सीखा है वो परफ़ॉर्म करेंगे, वहाँ डायरेक्टर आपको रोक नहीं सकता है। जी, फ़िल्म में वहाँ करेंगे, कट ये नहीं मज़ा आ रहा, फिर से करो। अभी मेरे सामने जो कैमरा लगा है, जी, उस कैमरे से मुझे इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि मुझे ऐसा यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, मैं उसकी बात सुनूँगा। जी, तो इसीलिए ये डिफरेंस है। एक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, माध्यम का अंतर होता है। जी। सर, आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और सबकी इच्छा होती है कि मैं जो है बड़े पर्दे पे दिखूँ, मूवी में दिखूँ। तो आपकी क्या राय है? आप मूवी में दिखना चाहेंगे? इस पर क्या विचार हो सकता है आपका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और ये बिल्कुल हर इंसान की इच्छा होती है कि वो अपने आप को हर दिन सुधारे। जी, हर दिन वो अपने आप को अपना अपना ही एक बेटर वर्ज़न बने। बिल्कुल। हर आदमी यही चाहता है, हर जी, इंसान यही चाहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे फ़िल्मों में जाने से कोई गुरेज़ है। जी, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं बिल्कुल जाऊँगा उसके लिए जी, परफ़ॉर्म करने जाऊँगा। जी, लेकिन बात ये है कि मुझे थिएटर से बहुत लगाव है जी, और हर इंसान का अपना अलग-अलग सोचना होता है, अलग-अलग राय होती है इस चीज़ बिल्कुल। पे। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जी, जो कभी मूवी किए ही नहीं। जी, बहुत सारे ऐसे क्लासिकल गायकों के बाद में बताऊँ जो घरानों में गाना गाते हैं, जी, वो बॉलीवुड में गाना नहीं गाना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, अगर मुझे सच में कोई बहुत अच्छा काम मिलेगा जी, कि मुझे वहाँ जाकर वो लाइन लगाकर धक्का खाना हो, मैं वो नहीं कर सकता। जी, मेरा कुछ ऐसा काम है, लोगों को मेरा काम अच्छा लगे, वो मुझे अप्रोच करें या मैं ही वहाँ पे कास्टिंग टीम को अपना कुछ वीडियो बनाकर भेजूँ। जी, तो अगर मुझे अच्छा काम मिलेगा, मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि मेरा पहला प्यार थिएटर है। जी, मैं थिएटर कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जी, ऐसा नहीं कि मैं फ़िल्मों के लिए थिएटर छोड़ दूँगा, मैं थिएटर कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जी, इसने मुझे जीवन जीना सिखाया। जी, इसने मुझे
उस मौके पर मेरा साथ निभाया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। जी, तो होता ना पहला प्यार होता है। पहला प्यार। तो पहला प्यार थिएटर है, जी, लेकिन फ़िल्मों से कोई गुरेज नहीं है। अगर मुझे अच्छा काम मिलेगा, हाँ, मैं मुंबई जाके वहाँ पे लाइन लगा के धक्के दिखा सकता हूँ। जी। मुझे अच्छा काम मिलेगा मैं तो ही करूँगा। तो एक्टिंग क्राफ्ट क्या है? मुझे उम्मीद है कि ऐसा मतलब सवाल बहुत लोग का रहता है जी, और क्योंकि मैं अम्बेडकर नगर से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं यहाँ के जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट बनना भी चाहते हैं, जी, एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो रील्स में भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक्टिंग क्राफ्ट की बात आती है, जी, कि लोग सोचते हैं कि आखिर एक्टिंग है क्या चीज़? जी, किस चिड़िया का नाम है? क्या करना होता क्या है? करना है? और एक्टिंग सबको करना होता है। जी, हम सब लोग एक्टिंग ही कर रहे होते हैं कहीं न कहीं। आप जी, देखेंगे कि रियल लाइफ़ में भी आपकी बुआ हैं या चाची हैं, कोई भी हाँ, है, वो बताते हैं, "अरे! तू देखे रहे ना लड़कवा के? लड़कवा ऐसे-ऐसे करत रहा।" वो भी एक्टिंग है। तो हम एक्चुअली में एक्टिंग की चीज़ों से घिरे हुए हैं। जी, बस हमें वो समझना होता है। अब सवाल आया है कि एक्टिंग क्राफ्ट क्या होता है? क्राफ्ट तो फ़र्ज़ करिए कि मुझे ये चश्मा पहनना है। जी, अभी चश्मा है, जी, मुझे ये पहनना है। जी, अब इसमें 2 तरह की अप्रोच हो सकती है कि क्राफ्ट क्या चीज़ होती है। जी, अगर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अगर जी, आपको अपने आप को कैमरे को दिखाना है कि मैं चश्मा पहनने जा रहा हूँ, जी, ठीक है? अब चश्मे में कुछ लगा हुआ है, तो आप जी, क्या करेंगे? चश्मे से आप जिसके लिए आपने यहाँ से आपने रुमाल निकाला जी, और रुमाल निकाल के आप साफ करोगे। बिल्कुल, अब ये सीन है कि आपको रुमाल को साफ करना है और चश्मा लगाना है। चश्मा लगाना। एक्टिंग क्राफ्ट का बता रहा हूँ मैं। जी, कैसे करेंगे इसको? तो पहला शॉट आप मुझे सिर्फ एक्शन बोलना, जी, ठीक है? मैं ओ आपको 2 तरह की एक्टिंग करूँगा। तो ओके, आप बोलना टेक 1 एक्शन जी। बोलो। टेक 1 एक्शन, एक्शन। ये था पहला, ठीक जी, है? जी, अब दोबारा से आप बोलो मुझे टेक 2 एक्शन, एक्शन, ठीक है? ओके सर। टेक 2 एक्शन। कट। हाँ, कट। तो आपने देखा 2 तरह की चीज़ें। जी, क्या देखा आपने? क्या ऑब्ज़र्व किया? सर जो पहला वाला था, उसमें लग रहा था कि हम बनावटी कर रहे हैं और दूसरा वाला जो था वो रियल लग रहा था कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये हमको मिला हुआ है, लेकिन लोगों को नहीं पता है ये चीज़, ऐसा कुछ भी एग्ज़ैक्टली। था। एक्टिंग क्राफ्ट भी यही चीज़ होती है। जी, आप एक में खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। जी, अगर आप खुद के ऊपर फ़ोकस करेंगे, तो कभी आप क्राफ्ट नहीं सीख नहीं पाएँगे। पता। जब आप एक्टर्स बिज़नेस के ऊपर जाएँगे, जो एक्टर का काम है, जी, अगर मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मेरे पास कुछ हाथ में प्रॉप नहीं है, कुछ हमारे पास ऐसा है नहीं कुछ, जी, तो मैं या तो अपना कुर्ता ठीक करूँगा, जी, हाथ ठीक करूँगा, ऐसे करते हुए बात करूँगा आपसे, जी, ठीक है? जी, या फिर अगर मेरे पास क्लोज़ कैमरा है, तो जी, मैं अपने अंदर सोचूँगा, जी, वही क्राफ्ट है। आप कितना सोचते हो, जी, लाइन सिर्फ़ बोलना नहीं होता है। जी, अभी क्या हो रहा है, लोग लाइन सिर्फ़ बोल रहे हैं। जी, अभी बहुत सारे लोगों का रील वायरल हुआ है या वरुण धवन का जो कि स्माइल वाला रील बहुत वायरल हुआ है। जी, वो रीज़न यही है क्योंकि बनावटी नहीं करना होता है और वो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, जी, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग जिसको आप जब दिल से करेंगे, जी, तो वो अपने आप सामने रिफ्लेक्ट होगा, लोगों को रिसीव होगा ज़रूर वो। बिल्कुल, तो क्राफ्ट सीखने के लिए जी, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। किताबें पढ़िए, जी, लोग पढ़ते नहीं हैं। मेरी सबसे दरख्वास्त है, किताबें बहुत पढ़िए, जी, आप पेंटिंग बनाइए, जी, आप कुकिंग करिए, बर्तन साफ करिए। ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन सच में अगर आपको अपना क्राफ्ट मजबूत करना है, जी, तो आपको बहुत बारीक और महीन काम करना होता है। जैसे सुई में धागा डालना, जी, आजकल नहीं करते लोग। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे, तो अगर एक एक्टर होगा, तो जी, उसको पता है कि सुई इतनी बड़ी है जी, और ये रहा धागा, हाँ।
जी सर। ये जो मैंने किया अभी, जी। हाँ, इसमें क्या ये सर किसी तरफ से ऐसा नहीं लग रहा कि बनावटी, ये एकदम नेचुरली दिख नेचुरल, क्योंकि अब मुझे पता है ना, मुझे वो चीज़ का एक्सपीरियंस है जी। कि धागा कैसे डालते हैं, और मैंने वो दिखाया कि एक ही बार नहीं डाल दिया मैंने जी। धागा। मैंने उसके लिए संघर्ष किया डालने के लिए। जी। उसको मैंने मुँह से थूक लिया, फिर उसमें जी। लगाना चाहा, फिर 2 बार नहीं गया, तीसरी बार जाके वो गया, फिर वो निकाला, दूसरी साइड से निकाला। जी। ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। लोगों को अगर एक्टिंग क्राफ्ट सीखना है, जी। उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जी। खाली रखना पड़ेगा अपने आप को। जी। पेड़ के नीचे बैठिए, समुद्र को देखिए, पानी को बहते हुए देखिए, लिखिए, गाइए, गुनगुनाइए। एक्टर को या आर्टिस्ट को अकेले बैठना बिना फ़ोन के जी। बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। एक्टिंग क्राफ्ट अगर आपको सीखना है, तो आपको आराम से बस बैठना है। सर नए कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए कलाकारों के लिए मैं यही कहता हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ कि टेक यंग पीपल वेरी सीरियसली। या नए लोगों को मैं बहुत सीरियस लेता हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सबकी तरह बोल दूँ, अरे ये आजकल की जनरेशन, नहीं भाई। जी। हमारे बारे में भी लोग यही बोलते थे, आजकल की जनरेशन। आज हम भी पुराने हो रहे हैं तो हम उनको इस तरह से बोले, नहीं। जी। मैं उनको बस ये कहना चाहता हूँ कि समय हमेशा बदलता जा रहा है। जी। जैसे व्हाट्सएप हर कुछ दिनों में अपडेट करना पड़ता है, जी। वैसे अपने आप को हमें जी। अपडेट करना जी। पड़ता है। पहले कंप्यूटर आया, जी। हमने कंप्यूटर सीख लिया। जी। आज एआई आया है, जी। हम एआई सीख रहे हैं। जी। तो हम टेक्नोलॉजी को और जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नए आर्टिस्ट को चाहिए जी। कि वो अपने रूट को समझे, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी को ये मत देखिए जी। कि उसके कितने फॉलोवर हैं और उसी इंसान से आप सीखने जाइए। जी। मैं अपनी बात या किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सच में सीखना चाहते हैं, तो आज भी किताबें सबसे बेस्ट मीडियम है। आप पढ़िए, परफ़ॉर्म करिए, लोगों को दिखाइए, सिर्फ़ और सिर्फ़ रील बना के आपको जी। कुछ दिन के लिए आपको शायद आपकी बात हो सकती है, चर्चा हो जी। सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर वो अंदर तक वो बात नहीं है ना, जी। कुछ दिन में आप इर्रेलेवेंट हो जाएँगे। कुछ दिनों बाद आपकी पूँछ खत्म हो जाएगी। जी। तो सर हाँ, अभी आपने कहा कि बुक पढ़ना, एक दोस्त है हमारे पास, तो मैं एक दिन ऐसे ही बात कर रहा था तो उसने कहा कि पढ़ाई करते हो? मैंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। लेकिन उसने कहा कि जो है किताबें ज़रूर पढ़ा करो। मैंने कहा यार किताबों को तो कम पढ़ पाता हूँ, लेकिन सुनता हूँ। पॉडकास्ट हो गया, वीडियो हो गया, ये सब सुनता हूँ। लेकिन उसने कहा कि उसमें जो है आपको कम चीज़ें मिलेंगी। लेकिन एक जो बुक होगा, कई कोई-कोई इंसान ऐसे होते हैं, कई इंसान ऐसे होते हैं जो 40 साल में 1 बुक लिखते हैं। तो अगर आप किसी के एक बुक को पढ़ते हो, तो उसका जो 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो आप में समाहित होता है। बिल्कुल, तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। बिल्कुल। तो मुझे भी लगता है कि और आपने भी बहुत सारी बार कहा कि किताबें पढ़ना चाहिए। तो हैं कुछ न कुछ पढ़ाई करता रहता हूँ मैं भी। तो मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कलाकारों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इस बात पे आता हूँ कि मेरे नाना जी ने मुझे एक किताब दी थी पहली बार, जी। जो कि मेरे सिलेबस से हट के थी। जी। उन्होंने कहा था कि तुम 10th में अच्छा नंबर लेके आओगे, वो एक बात हुई थी, जी। तो मैं तुम्हें एक किताब दूँगा। जी। असल में मेरे नाम की भी कहानी थी जी। कि मेरा नाम सुधांशु रखा गया। जी। मेरे नाना जी के एक मित्र थे सुधांशु, जो जी। कि आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने उनको एक किताब दी थी। जी। किताब का नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेजी। जी। और उन्होंने कहा था मैं तुम्हें ये किताब दूँगा, उन्हीं के नाम से इंस्पायर होके उन्होंने मेरा नाम सुधांशु रखा। जी। और वहीं से तो नाना जी ने एक किताब गिफ्ट की थी मुझे, जी। डेल कार्नेजी की, वही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जी। और उसके माध्यम से मैं जब वो किताब मैंने पढ़ा, जी। मुझे वो किताब पढ़ने में 2 साल लग गए। 2 साल एक किताब। क्योंकि मुझे था बचपन से कि यार ये सब्जेक्ट की किताब भी पढ़नी होती है मुझे। जी। और बाकी चीज़ें तो मुझे कभी पत्रिका पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, वो सब तो मैं पढ़ता रहता था, लेकिन जी। वो बहुत कम अंश में पढ़ता था। लेकिन एक किताब खत्म करना मेरे लिए जी। बहुत बड़ा टास्क थी। जब मैंने वो किताब खत्म की, जी। मुझे अंदर से वो शांति, वो सुख मिला जी। कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है जी। और बहुत महत्वपूर्ण किताब थी वो। जी। तो जो भी लोग ये मुझसे कहते हैं या जो भी मेरे पास पेरेंट भी आते हैं कि सर हमारा बच्चा तो पढ़ने में बहुत बेकार है, जी। इसको आप थिएटर में डाल लीजिए। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ जी। ऐसा मत सोचिए। थिएटर में भी या कलाकार में भी लोग जो होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं। उनको आप दूसरी और हेय दृष्टि से मत देखिए।
उनको भी आप वैसे ही समाज के हिस्सा हैं, उन्हें भी पैसे की ज़रूरत होती है, उन्हें भी अन्न की ज़रूरत होती है, उन्हें भी इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट यही सब बड़े चीज़ें नहीं होती हैं। ये बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं, लेकिन आर्टिस्ट भी उतना ही वैल्यू रखते हैं। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सबको पढ़ना चाहिए और नए कलाकारों को मैं यही बोलूँगा कि कृपया करके किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप जब जो चीज़ सर्च करते हो आपको वही दिखती है नेट पे। किताब जब पढ़ते हैं तो आपको 50 चीज़ें और मिल के आती हैं। और ये जो फॉलोअर्स हैं लोगों के और जिनके कम हैं उनको कम आंका जाता है, इस पे क्या राय है? मैंने पहले भी बोला और अभी बोला कि आप क्या हैं, इसका चुनाव कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं कर सकता। जी, आप क्या हैं? जी, आप अक्षय खन्ना का नाम शायद सुने होंगे, जी, जो अभी रहमान डकैत का उन्होंने रोल किया है। जी। वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है, अच्छा, उनका कहीं पे अकाउंट ही नहीं कोई अकाउंट नहीं है। ना जी, उसका इंस्टाग्राम पे है, ना उसका फेसबुक पे है, कहीं अकाउंट नहीं है। जी, आज हर जगह लोग उनका डांस कर रहे हैं, उनका हुक स्टेप कर रहे हैं। तो अब ये बात बिल्कुल बेईमानी हो गई। रणबीर कपूर का कोई अकाउंट नहीं है। कोई अकाउंट नहीं। तो आप इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट की बात सोचिए ना कि ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई फेसबुक जी, अकाउंट नहीं, जिनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, फिर भी वो इतने बड़े हैं। बड़ा इलॉन मस्क जिसकी इतनी बड़ी कंपनी है, टेस्ला कंपनी का मालिक है वो, उसके पास छोटा-सा फ़ोन है। आप उसका इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है? बोला कि मैंने पूरे 1 हफ्ते में शायद मैं 1-2 घंटे के लिए फ़ोन चलाता हूँ बस। पूरे हफ्ते में वो 1-2 घंटे के लिए फ़ोन चलाता है। मतलब आज वो 7-7 कंपनियों का मालिक है। तो ये बात तो यही बेईमानी साबित हो गई कि जो लोग ये बोलते हैं कि इनके इतने फॉलोवर हैं, इनके उतने फॉलोवर हैं। अगर आप सच में अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किलें आएँ, लेकिन यू वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। आप जी, बहुत खुश रहेंगे बिल्कुल। और आपको काम भी मिलेगा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सच में क्वालिटी वाले हैं, तो प्यासा खुद कुएँ के पास आएगा। हाँ। कुएँ को चिल्ला-चिल्ला के बोलने की ज़रूरत उनका नहीं ये होती। है कि आपके साथ बैठते ही पॉजिटिविटी फील होती है और आप चीज़ों को लेके बहुत पंक्चुअल भी हैं। ये सब आपके अंदर कैसे आया? कोई टर्निंग पॉइंट था या धीरे-धीरे बना? आप मैं पहले दूसरे सवाल पे आता हूँ, क्योंकि पहले तो उन्होंने मेरे बारे में तारीफ़ की कि बैठ के अच्छा लगता है। हाँ, जी, बिल्कुल मैं दूसरे सवाल का जवाब दूँगा पहले, जी, कि ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया? जी, इसकी इंस्पिरेशन मेरे नाना नाना जी। जी, मैंने हर जीवन के जो भी चीज़ें देखी हैं, मतलब कभी-कभी तो मैं भी इतना हैरान हो जाता था कि ठंडक हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये आदमी सुबह-सुबह उठ के 7 बजे जी, रेडी होके, जी, कहीं कोई ऑफ़िस नहीं जाना है, जी, बट 7 बजे उठ के वो रेडी होके नाश्ता उनके हाथ में होता था जी, और उनका रेडियो ऑन हो जाता था जी, और रेडियो में से वो आवाज़ आती थी आवाज़ समाचार की और वो खाना खा रहे होते थे, सुबह-सुबह नाश्ता कर रहे होते जी, थे। योगा करना, उठना, बैठना, खुद का काम करना, अखबार पढ़ना, समय बिताना, हर चीज़ पंक्चुअल होके करते थे। जब मैंने होश सँभाला, नाना जी रिटायर हो चुके थे मेरे। उसके बावजूद भी मैंने उनको पूरे ज़िंदगी बिल्कुल ऑन टाइम पाया। तो मैं उतना टाइम का पंक्चुअल तो बिल्कुल सच में नहीं हूँ उनके जैसा, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ जी, कि जो मैंने कमिटमेंट दी है, जी, मैं उस कमिटमेंट पे खरा उतरूँ और समय बहुत बलवान होता है। अगर आप समय के साथ नहीं चले, तो आपको कुचल के समय आगे बढ़ जाएगा क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो इसलिए मुझे उसकी कदर करना आता है और चाहे वो छोटा-सा प्रोग्राम ही क्यों ना हो। जी, अगर आप पूरे शिद्दत से करेंगे, तो लोग सच में आपके काम को सीरियस भी लेंगे। अगर आप समय पे ही वो काम नहीं कर पाएँगे, तो आप शायद कहीं पीछे रह जाएँगे और रही बात उन्होंने कहा कि टर्निंग पॉइंट की, तो हाँ, टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में यही आया। कई बार ऐसा हुआ एक बहुत छोटी-सी घटना हुई थी कि मैं नाना जी के साथ मैं आ रहा था और मैं पहली बार घर से बाहर निकल रहा था। उन्होंने एग्ज़ाम कैसे लिया मेरा, तो फैज़ाबाद से बस चली थी और अकबरपुर उतरना था मुझे और वो बस में बैठा था, नाना जी ने जानबूझ के नहीं उठाया मुझे, हुँ, कि अभी ना अब तो ये बाहर निकलने वाला है, देखता हूँ ये कैसे उठता है। बस जो है वो तहसील पहुँच गई, हुँ, तब उन्होंने हाथ दिया, हुँ, "उठे ना बका?" मैं ऐसे चौंक के उठा, मैंने कहा, "अरे! क्या ऐसे तू बाहर रहा बा?" मैंने कहा और मैं बिल्कुल अंदर से एकदम हाँ, इतना मुझे बुरा लगा, सच में मैं घर से बाहर निकलने वाला हूँ, ये ज़िम्मेदारी है मेरी। वो दिन है, वो आज का दिन है। मैं हमेशा ऑन पॉइंट रहता हूँ कि मुझे अपने
अपने हिस्से की जो मेहनत है, अपने हिस्से का जो काम है, अपने हिस्से का जो पहुंचना है, मैं ऑन टाइम कोशिश रहूंगा मैं। और मेरे साथ बैठने में अच्छा लगता है तो शायद यही है कि मैं वो उद्यान का वो पुष्प बनना चाहता हूँ कि अगर मैं पुष्प ही मुरझाया हुआ रहूंगा तो लोग उस उद्यान में आने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे। तो मैं उसको जागृत रखने के लिए मैं वो पुष्प बनना चाहता हूँ। जब भी वो आए लोग मुझे देख के खुश हों, मैं उनको एनर्जी दे सकूं। और आपने हमेशा हम सबको एनर्जी दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है सर, हम्म, जो यूथ अपनी लाइफ में ये अनुशासन और पॉजिटिव सोच लाना चाहते हैं, हम्म। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे इससे रिलेटेड अगर कोई बुक हो तो उसको सजेस्ट करें। बिल्कुल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैंने बताया कि मेरी लाइफ में भी डिसिप्लिन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पहली चीज तो आप अपने आप को अपने काम को टाल मटोल करना बंद करिए। जी, जो काम आपको दिया गया है वो कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल जी, में परलय होएगी, बहुरी करोगे देखिए कब। साहब, तो वो बात सोचिए कि जो काम आपको दिया गया है आप तुरंत करिए। तुरंत करिए। आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करिए जी, कि ये काम इतना ज्यादा है तो इसको आज करेंगे, इसे कल करेंगे, इसे परसों करेंगे, जी, उसको डिवाइड कर लीजिए आप। जी, और किताब है तो एक 7 हैबिट्स एक किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। 7 मिनट मैनेजर एक किताब है। सॉरी, इसे कट करना। तो बिल्कुल मैंने कहा कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है और डिसिप्लिन के बिना आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। जी, और सबसे बड़ी चीज मैंने बताया आपको कि पहली बात तो यही होता है कि आपको चीजों को टाल मटोल करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, वो आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। टाल मटोल मत करिए। काल जी, करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो पल में परलय होएगी, बहुरी गौरी करोगे करेगा कब। कब? ये कबीरदास जी का दोहा है। तो इसी चीज पे आप बुक भी है, आप बुक पढ़ सकते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कॉवे, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। एक किताब है, मर्फी के राइटर है, और जोसेफ मर्फी, उनकी बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस, यानी कि जो आपका अचेतन मन है ना, इस पे कैसे कंट्रोल पाएं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, इस काम को कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में चीजों को छोड़ते रहते हैं। और यही चीज है कि आपको वो डिसिप्लिन से वो इनडिसिप्लिन की तरफ आपको मोड़ देती है। तो पहले तो आप काम को बांटना सीखिए, जी, काम को सेग्रीगेट करिए कि ये काम पहले होना चाहिए, ये दूसरा, ये तीसरा है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का जीवन क्या हो गया, बिना प्लानिंग के हो गया है। जी, आप शूटिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे ये शूट होगा, इस टाइम पे ये शॉट होगा। शॉट का डिवीजन करते हैं हम लोग, इस शॉट में ऐसे आएगा, इस शॉट में ऐसे आएगा। आप बस शूट कर दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए किताबें सबसे बड़ा माध्यम है। तो आप अनुशासित रहिए। अनुशासित नहीं रहेंगे तो आपको 50 तरह की समस्याएं आएंगी, बिल्कुल। और वो आपको आपके काम में भी दिखेगा, आपके व्यवहार में भी हाँ, दिखेगा, आपके आसपास के लोगों के व्यवहार में भी दिखेगा। जी। तो ये है। सर अगर आप आर्टिस्ट ना होते तो आप क्या होते? हाँ, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन मेरे जी, लिए है कि मैंने अभी अपने आप को कभी सोचा नहीं। लेकिन अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होता तो शायद मैं सिर्फ और सिर्फ टीचर ही होता, अध्यापक ही होता। जी, मुझे मैं पढ़ाता ही, जी, फिजिक्स पढ़ाता या मैथ पढ़ाता, जो भी पढ़ाता। अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होता और सिर्फ मुझे एक ही चीज करनी होती, जी, तो सिर्फ मैं अध्यापक होता, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत अप्रतिम आनंद मिलता है। जी, मुझे लोगों को पढ़ाना, लोगों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। जी, और ये मेरी बातचीत में भी लगता होगा। और मैं लोगों को और हाँ, मुझे मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता। जी, मैं शायद अभी भी थोड़ा बहुत होऊँगा ही, जी। लेकिन मैं ऑफिशियल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे लोगों को ज्ञान देना बड़ा मज़ा आता हाँ, है। लेकिन हाँ, बस बिना पकाए, बिना कि लोग मेरे से पके ना। पके नहीं। शायद तुम भी पक गए होगे अब तो। नहीं, मैं नहीं पकने वाला, आप ऐसे सुनाते रहिए। शायद ये पॉडकास्ट बहुत कम पड़ जाएगा उसके लिए, क्योंकि अगर मैं ज्ञान देने पे आ गया, तो मैं बहुत तो उसको रखता हूँ कि ऐसा ना हो। हाँ, मुझे मोटिवेट करना लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, जो लोग परेशान हैं। तो जी, अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होता, तो पक्का मैं शिक्षक या मोटिवेशनल स्पीकर ही होता, जी। वही करता। और जो कैमरामैन है जितेंद्र, जितेंद्र कुमार पागल दिल के नाम से हैं। इनका एक क्वेश्चन है कि जैसे गब्बर गैंग चल रहा था पहले, और आपके मन में क्या विचार आया कि जबर फनकार किया जाए?
जी, बिल्कुल, मुझे नाम से बड़ा ही लगाव होता है। जैसे जी, मैंने कहा ना मेरे नाम के पीछे भी कहानी है, जी, कि सुधांशु नाम पड़ा कहते हैं। जी, ये मेरे भाई का नाम हिमांशु था, दिव्यांशु मेरे भाई का नाम है। जी, मुझे नाम से बड़ा प्यार है। जी, तो बहुत लोग इसको मेरे साथ शायद एग्री भी ना करें कि क्या हो गया, नाम तो कुछ भी हो सकता है, काम होना चाहिए। जी, लेकिन नाम का असर पड़ता है। जी, तो मुझे लगता है कि जब आप कुछ बोलेंगे जैसे कभी-कभी राजू श्रीवास्तव के बारे में भी वो एक आता था ना कि अगर कैटरीना कैफ का नाम राम रत्ती देवी होता, तो क्या तो हुआ? क्या होता? है ना? जी, तो नाम का बड़ा असर होता है। जी, सुनील शेट्टी जी, है ना? सुनील कुमार विश्वकर्मा अगर उनका नाम होता, ऐसा जी, होता। मैं कह रहा हूँ कि जात में, धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी, लेकिन एक नाम खींचता है ना? ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, जिनका नाम कुछ और भी है, लेकिन नाम खींचता है। तो मुझे हमेशा था ये चीज़ कि गब्बर गैंग मतलब आप लोग इतना अच्छा काम करते हो, जी, है ना? इतना जागरूकता का काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं और जी, गैंग तो कोई गिरोह थोड़ी चल रहा है ये, है जी, ना? कि आज उनको उठाएँगे, परसों उनको उठाएँगे, फिरौती माँगेंगे। जी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये कलाकार हैं, ये कलाकार। फनकार हैं। जी, तो मैंने एक बहुत चेंज नहीं करना चाहा कि ये गब्बर है, लोगों के दिमाग में गब्बर है, तो मैंने कहा गब्बर को जब्बर कर देते हैं जब्बर कर और जब्बर से आया जबर। जबर तो आप लोग जबर हैं, जबर फनकार हैं और कलाकार की जगह मैंने फनकार रखा कि आपके अंदर हर फन बोलते हैं ना कि हर फन मौला, जी, आप लोग हर काम करते हो। आप नुक्कड़ भी करते हो, आप लोग एंकरिंग भी करते हो, एक्टिंग भी करते हो, गाना भी बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, पॉडकास्ट भी कर रहे हो। लोगों के हर सुख-दुख में खड़े होते हो, उनकी बीमारियों में खड़े होते हो, किसी-किसी के चुनाव प्रचार में भी उनकी हेल्प कर रहे होते हो, जी, है ना? मुंडन से लेकर ल लगन तक हर जगह हर आप हर जगह। तरह का काम कर रहे हो। जी, तो गैंग नाम नहीं मुझे सही लगा और फन आप हर फन मौला है और जबर भी हैं सब। आपने अम्बेडकर नगर में इतना अच्छा काम किया है जी, और अम्बेडकर नगर नहीं बाहर जाके भी अच्छा काम कर रहे हैं। जी, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि जबर फनकार होना चाहिए और मैंने कहा कि ये हमारे जबर फनकार हैं, ना कि गब्बर गैंग है। जी। तो दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट हमारे श्रद्धेय गुरु और इनसे मैं आज काफ़ी आत्मसार हुआ हूँ। लेकिन कुछ कहने से पहले ये बता दूँ कि द जबर पॉडकास्ट अगर मैं कहूँ कि इसके जन्मदाता कौन है और इसको बनाने वाले कौन हैं, ये किसके मार्गदर्शन में चला और आज अंबेडकर नगर जिले और बाहर की कहानियों को एक नया मोड़ और एक नया मंच देने का काम कर रहा है। तो अगर मैं कहूँगा तो उसके कर्ता-धर्ता जो भी हैं, वो मैं नहीं हूँ, टीम नहीं है। उसके कर्ता-धर्ता हमारे गुरु सर्वश्री सुधांशु पुनीत जी। बहुत-बहुत धन्यवाद और ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबका मिला-जुला एक काम होता है। हाँ, मेरा छोटा है, ये शिष्य है, आप सब भी हैं। लेकिन मेरा सबसे लास्ट में यही मैसेज है कि मैंने कहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छा बनूँगा। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि जीवन इसी का नाम है और जीवन एक समय के पहिए की तरह आगे बढ़ रहा है और हमें सबको मिलकर काम करना है और विनम्र होके रहना है। कोई भी आपको सफलता मिल जाए तो आपके सर पे नहीं चढ़नी चाहिए। आप हमेशा विनम्र रहिए, लोगों के साथ मिलिए-जुलिए, अनअप्रोचेबल ना बन जाइए कि नहीं आपने तो चश्मा लगा लिया काला और आप निकल रहे हैं, किसी को देख नहीं रहे हैं, नहीं। आप सबसे मिलते-जुलते रहिए, अप्रोच रखिए लोगों से और रही बात हमें एक्सप्लोर करने की, तो वो हमेशा जैसे ब्रह्मांड हर एक क्षण बढ़ रहा है, हम भी उसके साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे लेकिन अच्छी सोच के साथ। तो आप लोगों ने देखा आज का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा रहा और ये पॉडकास्ट बेशक हमारी टीम और हमारे द्वारा शूट हुआ है। कसम से जिस दिन आएगा, चाहे कोई देखे या ना देखे, मैं ज़रूर देखूँगा। और ये भी बता दूँ कि अगर आप एक कलाकार हैं, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, अगर आप यह पॉडकास्ट देखते हैं, तो आपके जीवन में कसम से बहुत कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि आज आप जो देख रहे हो, यहाँ मैं बोल रहा हूँ और बोलने में जो भी मेरा तजुर्बा है या कुछ भी है, उसमें जो मैंने कहा कि आत्मसार, तो उसमें जो मिलाप है वो ऐसे गुरुजनों का है और मेरे जीवन में, पूरे जीवन में अध्यापकों का अहम रोल रहा है और मैं उनके सानिध्य में हमेशा रहना चाहूँगा और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहूँगा।
आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। दोस्तों, एक कलाकार, अध्यापक, तरह तरह के रोल हैं सर के जीवन में, क्या क्या बताऊं। शायद मैं सब पे सवाल नहीं कर पाया और समय भी कम था सर के पास भी और मेरे पास, लेकिन अगर अच्छा लगेगा इतना और आप सबकी मांग रहेगी तो इसका सेकंड पार्ट हम जरूर लाएंगे और आप सबसे भी पूछेंगे कि आपके क्या क्वेश्चन है और उन क्वेश्चनों का भी जवाब हमारे सर बहुत अच्छे तरीके से देंगे। धन्यवाद।